आखिर हमारा दिमाग हर वक्त थका हुआ क्यों रहता है और एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जिसके ऊपर से प्लेन उड़ाने पर प्लेन में ही आग लग जाती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या वास्तव में हमारी पृथ्वी अपने कलर को चेंज करने वाली है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स आप जानने वाले हैं जो फॉर श्योर आज से पहले आप तक आने नहीं दिए गए। तो अगर आप आज चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। गाइस देखो, एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि हम इस पूरी दुनिया के किसी भी इंसान की स्टेटमेंट पर सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बात जब भी इंडियन आर्मी की आती है तो भाई वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं या जो कुछ भी वो बोलते हैं उस पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई देखो प्रैक्टिकली हमें ये पता है कि हमारे देश की आर्मी कितनी ज्यादा सिंसियर है। तो अब मेरा आपसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी आर्मी कभी भी झूठ नहीं बोलती है तो हम बिगफुट यानी कि येती की एग्जिस्टेंस को अभी तक मान क्यों नहीं रहे? एक्चुअली गाइस शायद आपको भी बात याद होगी, लेकिन साल 2019 में इंडियन आर्मी ने खुद ट्विटर पर येती यानी कि बिगफुट के फुटप्रिंट्स की फोटोज को पब्लिक किया था और उन्होंने ये बताया था कि भाई जो फुटप्रिंट्स है ना ये लगभग 13 फीट बड़े हैं और किसी भी एनिमल के या फिर इंसानों का भी इतना बड़ा फुटप्रिंट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये चीज सिर्फ और सिर्फ बिगफुट की तरफ ही इंडिकेट करती है। अब देखो गाइस, जब ये चीज उस समय वायरल हुई थी ना तो ये चीज बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो इंसिडेंट था ना भाई, ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं था जब हमारी इंडियन आर्मी को बिगफुट के फुटप्रिंट्स मिले थे। एक्चुअली गाइस आप भी जानकर दंग होने वाले हो, लेकिन साल 2008 में भी इंडियन आर्मी के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने लिटरली हमारी आर्मी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो गाइस देखो, सीन कुछ ऐसा था कि साल 2008 में आर्मी ने अपने कुछ कैंप्स बनवाने के लिए कुछ लेबर्स को हायर किया था, जिसके 2 या 3 दिन के बाद उन्हें यह रियलाइज हुआ कि भाई जितने भी मजदूर कैंप बनाने आ रहे थे उनमें से एक मजदूर गायब हो चुका है। अब जब उसको आसपास के एरिया में सर्च किया गया तो कुछ ही घंटों के बाद उन्हें वहां पर भी बिगफुट जैसे क्रिएचर के पैरों के निशान आसपास की बर्फ में बने हुए दिखाई दिए। अब देखो गाइस, उसके बाद क्या हुआ कि उस मजदूर को ना बहुत बड़े स्केल पर सर्च किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कोई भी निशान नहीं बना। जिसके बाद क्या हुआ कि भाई आर्मी अपने काम पर लग गई और जो मजदूर गांव से आए थे वो वापस गांव चले गए अपने आगे के काम को करने के लिए। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसके कुछ दिन के बाद वो लेबर आसपास के लोगों को रोड साइड एक चट्टान पर बैठी हुई दिखी और भाई साहब जब उसके पास जाकर देखा गया ना तो ये मालूम पड़ा कि उसके सर को स्ट्रेट 180 डिग्री तक उल्टा घुमा दिया गया है। मतलब समझ रहे हो ना, ये नाक और ये आंखें बिल्कुल कमर की तरफ, मतलब पूरा उल्टा। अब जब उस मजदूर की बॉडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को किया गया तो खुद हमारे डॉक्टर्स ने यह माना कि भाई ये काम किसी भी जानवर या फिर इंसान का नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इंसान के सर को ऐसे स्ट्रेट 180 डिग्री तक घुमा सके। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय सोशल मीडिया भी नहीं थी और तो ये चीजें ना बहुत आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच पाई और ये इंसिडेंट देखते ही देखते गायब हो गया। लेकिन अगर फिर भी आप इस इंसिडेंट के ऊपर भाई खुद से भी रिसर्च करोगे ना तो इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो अब देखो गाइस, इन 2 इंसिडेंट्स को देखने के बाद भाई मैं तो ये चीज नहीं कह सकता हूं कि येटी या फिर बिगफुट जैसा कोई क्रिएचर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हाँ, ये माना जा सकता है कि उनकी क्वांटिटी बहुत कम है या फिर वो काफी ज्यादा टफ एरियाज में रहते हैं जहां पर भाई हम नहीं पहुंच पा रहे। बट पब्लिकली ये बोल देना कि भाई बिगफुट या येटी है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई ये स्टेटमेंट बेवकूफी से भरा होगा। फैक्ट नंबर 6। गाइस देखो, अब ये बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है कि चाहे किसी भी कंट्री को उठाकर देख लीजिए, इवन इंडिया को भी उठाकर देख लीजिए, बात जब भी क्रिएटिविटी या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की आती है ना भाई, तो वो स्किल आज की डेट में हमें मेट्रो सिटीज या फिर डेवलप सिटीज से कहीं ज्यादा तो कस्बे या फिर छोटे मोटे शहरों से आता हुआ दिखाई देता है। तो अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई फिर आखिर मेट्रो सिटीज में रहने वाले बंदों के साथ ऐसी क्या ही परेशानी हो गई है कि वो स्किल्स या फिर क्रिएटिविटी के लेवल पर एक तरीके से वो लेवल अब हिट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो देखो गाइस, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना वो शायद आपको पूरे तरीके से हिला दे, लेकिन रिसेंटली जापान में एक बेहद ही अजीब सी स्टडी को कंडक्ट किया गया जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि जो शख्स पेड़ों के या फिर हरियाली के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है उसकी बॉडी में नेचुरली एनके सेल्स ज्यादा डेवलप होते हैं। पर भाई साहब ये डेवलप होते ही कैसे हैं? तो देखो गाइस, हमारे जो ये पेड़ होते हैं ना ये सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि ये हर वक्त हवा में एक स्पेसिफिक केमिकल को भी छोड़ते हैं जिसको कि फाइटोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और जब ये केमिकल सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इसी केमिकल की वजह से हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में एनके सेल्स डेवलप होने लगते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो एनके सेल्स है ना भाई, इनको किसी और आर्टिफिशियल तरीके से कभी भी डेवलप किया ही नहीं जा सकता। अब देखो, जब ये एनके सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं तो एक तो ये बाहर से आने वाले ना सिर्फ बैक्टीरिया और वायरसेस को खत्म करते हैं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स भी एक्टिवेट हो रहा होता है ना भाई, ये उसे भी 2 से 3 दिन के अंदर खत्म करके फ्लश आउट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये जो एनके सेल्स हैं
जब इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में काफी ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और जो हिप्पोकैम्पस होता है, ये तीनों ही पार्ट अच्छे खासे लेवल पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और भाई ये बात सभी को पता है कि ये तीनों पार्ट ही प्रैक्टिकली एक इंसान के दिमाग में थॉट प्रोसेस या फिर क्रिएटिविटी को जगाते हैं। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आपने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट के मुंह से तो जरूर सुना होगा कि जब वो क्रिएटिविटी लेवल पर कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं तो वो दुनिया से कटकर किसी एकांत हरियाली भरी जगह पर चले जाते हैं। और प्रैक्टिकली ये स्टडी भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें खुद दुनिया को बताती है कि अगर एक इंसान सिर्फ 5 दिन भी पेड़ों के और हरियाली के कांटेक्ट में रहता है तो उसकी क्रिएटिविटी और इम्यून पावर लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी क्रिएटिविटी अब खत्म हो चुकी है या फिर मैं लाइफ में प्रैक्टिकली वो उखाड़ नहीं पा रहा हूं जितना मैं उखाड़ सकता हूं, तो आप कुछ मत करो। बस कुछ दिन क्या है कि सुबह गार्डन में टहलने चले जाओ या फिर कोई एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर शांति हो और हरियाली ज्यादा हो। भाई मैं लिख कर दे रहा हूं, सिर्फ 5 दिन के अंदर ही आपको इस चीज का फर्क अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ये स्टडी भी प्रूफ करती है। फैक्ट नंबर 5, गाइस देखो, हम सभी को पता है कि आज की डेट में 90% बीमारियों का रूट कॉज हमारी फूड क्रेविंग है। मतलब देखो, एक पॉइंट तक भाई हम सिंपल खाना खा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फूड क्रेविंग होगी, जिसको शांत करने के लिए हम पिज्जा, बर्गर, मोमोज या फिर उल जलूल चीज खाएंगे। अब देखो, प्रैक्टिकली हमें पता है कि ये चीज है ना हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, बट भाई फूड क्रेविंग को भी तो शांत करना है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आगे आने वाले समय में हमारी इसी कमजोरी का फायदा अब डॉक्टर्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे। एक्चुअली गाइस, आप जानकर दंग रहने वाले हो, लेकिन रिसेंटली यूएसए की एक मेडिकल फैसिलिटीज के डॉक्टर्स ने एक ऐसी एआई डिवाइस को बनाकर तैयार किया है जिसे जैसे ही आप अपने माउथ के ऊपर लगाएंगे, ये डिवाइस आपको आपकी फेवरेट डिश का टेस्ट बिना खाए महसूस कराने लगेगी। पर ये अजीब सी चीज होगी कैसे? तो देखो गाइस, ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब भी हम किसी भी खाने को खाते हैं तो प्रैक्टिकली हमारी जीभ और दिमाग के साथ होता क्या है। तो देखो, नॉर्मली जब भी हम किसी भी चीज को अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो उसमें मौजूद मसाले या फिर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनका क्या स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जीभ के रिसेप्टर्स एक अलग से पैटर्न में एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जिस पैटर्न में और जितनी क्वांटिटी में ये टेस्ट रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, हमारा दिमाग उसी पैटर्न में अपने अंदर हार्मोन्स को रिलीज करता है। जैसे अगर मान के चलो आपने बहुत ज्यादा तीखा खाना खाया है तो हमारा ब्रेन पैनिक करने वाले हार्मोन्स को रिलीज करेगा और हमें अजीब सी बेचैनी फील होगी, चेहरा लाल पड़ जाएगा, पसीने आ जाएंगे, एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपने कुछ भी मीठा खाया होता है तो उस केस में हमारा ब्रेन डोपामिन को रिलीज करता है और भाई इसीलिए ना हम मीठे के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अब देखो, इस पॉइंट पर ये डिवाइस क्या करेगी कि जैसे ही आप इस डिवाइस के अंदर किसी भी डिश को सेलेक्ट करेंगे, ये डिवाइस वाइब्रेशन और कुछ हाई क्वालिटी एडिबल केमिकल्स को यूज करते हुए आपकी टंग के सिर्फ उन्हीं टेस्ट रिसेप्टर्स को उसी पैटर्न में एक्टिवेट करेगी जैसा प्रैक्टिकली उस फूड के खाने के बाद आपके साथ होगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे ये चीज आपके दिमाग के साथ होगी, आपके दिमाग को क्या लगेगा कि भाई आपने कोई फास्ट फूड कंज्यूम किया है और उसी फास्ट फूड के अकॉर्डिंग आपका दिमाग हार्मोन्स को रिलीज करेगा एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो फूड क्रेविंग है ना भाई, वो बिना आपकी बॉडी को हार्म किए पूरे ही तरीके से आपको वो सेटिस्फेक्शन वाला एहसास दिला देगी। मतलब कि इन शॉर्ट, इस पैटर्न में आप सिर्फ अपने दिमाग को ये बेवकूफ बनाएंगे कि भाई देखो, मैंने ना कोई भी फास्ट फूड खाया है, लाइक मोमोज खाया है, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, एक्सेट्रा, जो भी आपने डिवाइस में सेलेक्ट किया है, बट प्रैक्टिकली आपने उसे खाया नहीं है, लेकिन बस आर्टिफिशियल तरीके से अपने दिमाग को ये एहसास दिला दिया है कि आपने उसे खाया है। और देखो गाइस, जब ऐसा होगा तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं से समझने के लिए, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब ऐसा होगा तो हमारी फूड क्रेविंग जो होगी वो तो दिमाग शांत कर ही लेगा, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट पर हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अगर ये चीज देखो आगे आने वाले समय में सक्सेसफुल हो जाती है तो नो डाउट ये एआई डिवाइस हम इंसानों के भविष्य को पूरे ही तरीके से बदल कर रख देगी। फैक्ट नंबर 4, गाइस, आज से कुछ दिन पहले हमारे एक भाई ने इंस्टाग्राम पर मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी जिसमें उन्होंने ये बोला कि भाई इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो भाई जिस भी कलर के कपड़े पहनते हैं ना, उनकी आंखों की पुतली का कलर वैसे ही चेंज हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो गाइस, प्रैक्टिकली अगर इसका आंसर दूं तो हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके पीछे कोई सुपर पावर या कोई शक्ति वक्ति वाला वो कोई चक्कर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बेसिक सी साइंस है। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सीधी सी है कि एक इंसान की आंखों का कलर कैसा होगा ये टोटली डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट की क्वांटिटी पर। यानी कि इन शॉर्ट, आपके आंखों के डेवलपमेंट के समय अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा पहुंच जाता है तो उस इंसान की आंखों की पुतली का जो कलर होगा ना, वो डार्क ब्लैक होगा या फिर डार्क ब्राउन होगा। जबकि अगर देखो किसी भी कॉजेस की वजह से जो वो क्वांटिटी है वो कम रह गई
तो उस इंसान की आंखों का कलर क्या होगा, लाइट ब्राउन होगा, ग्रीन होगा, हेज होगा या फिर लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन देखो इसी कंडीशन में ना भाई एक और एक्सेप्शन भी आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी नेचुरल कॉज के चलते हुए मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है ना वो बॉडी में बहुत ही कम होता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, जिसकी वजह से क्या होता है उस इंसान की आंखों की पुतली का जो कलर होता है ना वो लाइट ग्रे और व्हाइट कलर का सा रह जाता है, मतलब बिल्कुल लाइट कलर का सा। अब देखो नॉर्मली जब हम किसी भी अलग कलर के कपड़ों को पहनते हैं तो वो कलर क्या होता है, हमारे चेहरे और आंखों के आसपास रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि हमारी आंखों की पुतली का जो कलर होता है वो डार्क होता है तो हमारी आंखें उस कलर को रिफ्लेक्ट करने की बजाय एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस इंसान की आंखों का कलर ऑलरेडी भाई वो तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सा ही हो गया ना, बहुत ज्यादा लाइट हो गया। तो अब क्या होगा कि हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन जो भी आंखों में बन रहा है वो इस कंडीशन में अब आंखें एब्जॉर्ब नहीं करेंगी बल्कि उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट कर देंगी। जस्ट लाइक इस केस में उस इंसान की आंखें एक तरीके से मिरर के जैसा काम करती हैं, जिसकी वजह से सामने खड़े हुए इंसान को भाई ये इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये जो इंसान है ना ये जिस भी कलर के कपड़े पहन रहा है देखो उसकी आंखों का कलर जो है उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। बट देखो प्रैक्टिकली ये कोई सुपर पावर या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं बल्कि ये एक तरीके की एक ऐसी डेफिशिएंसी होती है जिसे उस इंसान ने बचपन में फेस किया होता है। फैक्ट नंबर 3, गाइस देखो हम सभी को बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में पता है कि कैसे कोई भी शिप या फिर प्लेन अगर इस ट्रायंगल के ऊपर से जाता है तो कैसे उसके इक्विपमेंट जो है खराब होने लगते हैं और चीजें हो जाती हैं। बट प्रैक्टिकली देखो बर्मुडा ट्रायंगल की ना भाई बहुत सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज की डेट में हमारे पास मौजूद हैं जो प्रैक्टिकली अब इस ट्रायंगल को इतना ज्यादा मिस्टीरियस नहीं बनाती हैं जितना पहले बनाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में भाई बर्मुडा ट्रायंगल से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस जगह तो अमेज़न के जंगल हैं, बट प्रैक्टिकली उनके बारे में पूरी दुनिया को पता तक नहीं है। एक्चुअली गाइस आई एम डैम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी गई होगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में बहुत सी ऐसी ऑफिशियल जगह भी मौजूद हैं जिनके ऊपर से अगर कोई भी प्लेन उड़कर जाता है तो उसमें आग लगने के चांसेस स्ट्रेट 99% तक जनरेट हो जाते हैं। पर ये चीज होती कैसे है? तो देखो गाइस बात अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की जाए तो हमारी जो पृथ्वी है ना इस पर बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हाई चार्ज स्टॉर्म्स मौजूद होते हैं। बेसिकली देखो ये ना नॉर्मल तेज तूफान जैसी हवाएं होती हैं, लेकिन इनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ज्योग्राफिकल कंडीशन और टेम्परेचर की वजह से काफी ज्यादा हाईली चार्ज हो जाते हैं। और जब ये चार्ज पार्टिकल्स किसी भी उड़ते हुए प्लेन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्योंकि उनके इंजन्स ऑलरेडी देखो काफी ज्यादा गर्म होते हैं तो वहां पर क्या है एक पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि अगर गर्म इंजन से ये चार्ज पार्टिकल टकरा गए तो भाई वहां पर क्या है स्पार्क जनरेट हो जाएगा, और स्पार्क जनरेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उड़ते हुए प्लेन में आग लग जाएगी। अब देखो गाइस जेन्युइनली इस धरती पर ना बहुत सी ऐसी लोकेशंस मौजूद हैं जहां पर ये चीज होती है और हमने उन्हें मार्क भी कर रखा है। लेकिन अमेज़न जंगल एक ऐसी जगह है जहां पर हमें कोई भी एक ऐसा नेचुरल कॉज नहीं बनता है या मिलता है जिसकी वजह से इन तरीके के हाईली चार्ज स्टॉर्म्स उस जगह पर बने। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जिसके ऊपर से अगर बाई चांस कोई भी प्लेन चला गया तो भाई उसमें स्ट्रेट अवे आग लग जाती है। तो अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई नेचुरली नहीं तो आर्टिफिशियल तरीके से शायद कुछ लोग इस स्टॉर्म को जनरेट कर रहे होंगे। तो देखो गाइस उसका प्रैक्टिकल आंसर है नहीं, क्योंकि देखो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड या फिर हाई चार्ज स्टॉर्म को जनरेट करने के लिए ना सिर्फ बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की जरूरत है बल्कि यहां पर ना हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होती है, जो प्रैक्टिकली देखो अमेज़न के घने जंगलों के बीच में प्रोवाइड कराना हम इंसानों के लिए तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बात अगर हम इंसानों की जाए तो यस बीइंग एन ह्यूमन हम आर्टिफिशियली अमेज़न के जंगल के अंदर तो ये चार्ज स्टॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते। तो फिर अब क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि ये कर कौन रहा है? तो देखो प्रैक्टिकली गाइस इसका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। हमने क्या कर रखा है बस अमेज़न जंगल के ऊपर भी कुछ लोकेशंस उनको मार्क कर रखा है और ऑफिशियली नो फ्लाइंग जोन उसे घोषित कर दिया है। अब प्रैक्टिकली वहां पर क्या हो रहा है, क्यों इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस वहां पर जनरेट हो रहे हैं, इसका ऑथेंटिक आंसर हमारे पास मौजूद नहीं है। जो चीज वास्तव में अमेज़न के जंगलों को बर्मुडा ट्रायंगल के कंपैरिजन में ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। बट अफसोस ये चीज और ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने कभी भी खुलकर शेयर तक नहीं की जाती। फैक्ट नंबर 2 गाइस इस इमेज को देखिए और मुझे ये बताइए कि आखिर ये कौन सा प्लेनेट है। आई नो आप में से बहुत से लोग तुरंत ही छूटते हुए बोलेंगे भाई हमारा ब्लू प्लेनेट यानी कि अर्थ है। वेल कांग्रेचुलेशंस, आपका जवाब पूरे तरीके से सही है। तो अब जरा इस इमेज को देखिए और मुझे ये बताइए कि ये कौन सा प्लेनेट है। अब शायद आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि भाई ये जो प्लेनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम का या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद कोई दूसरा ग्रीन प्लेनेट है।
राइट, बट प्रैक्टिकली ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि ये हमारी धरती ही है। एक्चुअली गाइस, आज से 300 मिलियन साल पहले, जिसे कि डायनासोर एरा भी कहा जाता था, अगर उस समय हमारे प्लेनेट को कोई दूसरा परजीवी स्पेस से देखता तो उसे हमारी पृथ्वी उस समय ब्लू कलर की नहीं बल्कि ग्रीन कलर की दिखाई देती। और देखो, ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस समय अर्थ पर ऑक्सीजन का लेवल काफी ज्यादा हुआ करता था और उसी वजह से अर्थ पर वो जायंट और मैसिव से क्रिएचर्स भी रहा करते थे। अब क्योंकि हमारे प्लेनेट पर ऑक्सीजन का लेवल काफी ज्यादा था तो मेजॉरिटी लैंड एरिया ना भाई ग्रीनरी से कवर रहता था, जिसके चलते हुए वो ओशियनिक ब्लू कलर को ये ग्रीन कलर भाई एक तरीके से ओवरशैडो ही कर दिया करता था। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ब्लू के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एंड एज अ रिजल्ट उस समय अर्थ को स्पेस से अगर देखा जाता तो हमारे प्लेनेट ब्लू नहीं बल्कि ग्रीन कलर का प्लेनेट होता। तो अब ये जानने के बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर खड़ा हुआ होगा कि भाई फिर अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चले जाएं तो आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है क्या उसे भी ये पृथ्वी ब्लू कलर की ही दिखाई देगी? प्रैक्टिकली उसका आंसर है नहीं। और वो कैसी दिखाई देगी उसका जवाब मिलेगा इस इमेज के अंदर। तो देखो गाइस, इस इमेज में आप जो ये ब्राउनिश कलर आप देख रहे हो ना, अगर करंट सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई चली गई तो ये ब्राउनिश कलर धीरे धीरे हमारी अर्थ को पूरे तरीके से कवर कर लेगा। क्योंकि देखो, रिसेंट टाइम में एक तो हम जंगलों को काट रहे हैं, दूसरा अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तीसरा नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है वो कम होते हुए चले जा रहे हैं, और इन दी लास्ट हमारा जो ये एटमोस्फेयर है ना भाई, ये काफी ज्यादा पॉल्यूटेड होता हुआ चला जा रहा है। तो इसके रिजल्ट से अर्थ अब स्पेस से आगे आने वाले कुछ ही सालों के बाद कुछ इस तरीके की धीरे धीरे ब्राउन कलर से कवर होती हुई दिखाई देगी। और जब ये ब्राउन कलर प्रैक्टिकली पूरी ही अर्थ को अपने में समा लेगा, उस समय ऑफिशियली आप ये कह सकते हो कि हमारा जो ये प्लेनेट अर्थ है ये अब हम इंसानों के रहने के लायक बचा ही नहीं होगा। तो ऑनेस्टली गाइस, अब ये सिर्फ हमारे ऊपर ही है कि हम हमारे प्लेनेट को कुछ इसी तरीके से ब्लू ही रख पाते हैं या फिर धीरे धीरे इसे ब्राउन होने देते हैं। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ये सच्चाई आज आपने पहली बार जानी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे शायद इस प्लेनेट को हमारे बचाने के चांसेस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 1 गाइस, अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो 100% आपने फील तो जरूर करी होगी, और वो है हमारे दिमाग का हर वक्त ही थका थका सा रहना। मतलब देखो, हम आराम से 6-7 घंटे की नींद ले लें, प्रॉपर रेस्ट ले लें, लेकिन फिर भी एक पॉइंट के बाद ना हमें ये फील आता रहता है कि यार देखो, मुझे पता है कि क्या क्या चीज करने से मैं कैसे लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकता हूं या किन किन चीजों को करने से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, बट प्रैक्टिकली हमें ना फिर भी वो अजीब सी थकान हर वक्त ही फील होती रहती है। और देखो गाइस, ये कोई मेरे शब्द नहीं है बल्कि रिसेंटली इंडिया में की गई स्टडी तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर करती है कि भाई हर 10 में से 6 भारतीय हर वक्त ही उस अजीब सी थकान को महसूस करता रहता है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये अजीब सी चीज हमारे साथ हुई कैसे रही है और आखिर इस चीज से भाई हम बाहर आएंगे कैसे? तो देखो गाइस, इस भूल भुलैया से बाहर आने के लिए हमें सबसे पहले हमारे दिमाग की बेसिक वर्किंग को जानना होगा। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में हमें जिंदा रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा होती थी, और इसलिए हमारा दिमाग हर वक्त ही हमारी एक्टिविटी को देखकर ये कैलकुलेट करता था कि किस एक्टिविटी को करने पर मेरी कम एनर्जी लगेगी और मुझे सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और यहां पर रिवॉर्ड से मेरा मतलब वो डोपामीन या हैप्पी हार्मोन के शॉर्ट्स से है। तो चलो अब है ना, इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो गाइस, ये मानकर चलते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आपको एक बोरिंग सी मीटिंग या फिर क्लास को अटेंड करना है जिसमें आपको ये पता है कि आप हद से ज्यादा बोर होने वाले हो और वो ना किसी काम की भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूरे अटेंशन के साथ 2 से 3 घंटे चेयर पर बैठकर उसे सुनना ही होगा। तो वहीं अब एक और अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास है जिसमें आपको क्या करना है, आपको एक मस्त एसी रूम के अंदर जाना है, बेड पर लेटना है, आपको जो भी पसंद हो आप ऑर्डर करके उसे खा सकते हो, और आपकी जो भी फेवरेट मूवी या फिर वेब सीरीज है आप उसे आराम से लेटकर एंजॉय कर सकते हो। तो देखो, इस पोजीशन पर ना भाई 99% केसेस में आप सेकंड ऑप्शन को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में ये चीज गई, हमारे दिमाग को ये समझ में आया कि भाई जो वो सेकंड वाला ऑप्शन है ना यार, उसमें मेरी एनर्जी बिल्कुल भी यूज तो हो नहीं रही। भाई मुझे लेटना है, मस्त खाने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ अगर मैं अपनी मूवी या फिर वेब सीरीज को देखूंगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे डोपामीन के शॉट्स भी मिलेंगे, यानी कि लो एफर्ट और ज्यादा रिवॉर्ड। जबकि बात अगर पहले सिचुएशन की जाए तो वहां पर क्योंकि हमें क्लास या फिर मीटिंग जो बहुत ज्यादा बोरिंग है वो भी अटेंड करनी है, प्लस हमें बिल्कुल अटेंशन वाली पोजीशन में 2 से 3 घंटे बैठकर सामने वाले की बातों को भी सुनना है, तो यहां पर हमारे दिमाग की एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है और उसे रिवॉर्ड कम मिल रहा है। तो देखो, अब इस सिचुएशन में अगर आप पूरे तरीके से फिजिकली और मेंटली रिलैक्स हो, तब भी उस मीटिंग में जाने से पहले आपका दिमाग आपके साथ ये इल्यूजन क्रिएट करेगा कि यार ना मेरे को बड़ी अजीब सी थकान हो रही है, या मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं उस मीटिंग या फिर क्लास में जाने की। बट ऑन दी अदर हैंड,
अगर आप बुरे तरीके से भी थके हुए हो तब भी आप वो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना भाई, मैं लिख कर दे रहा हूं, उसे आप तुरंत ही चूज कर लोगे, क्योंकि शायद जैसे आप इस चीज को चूज करोगे आपका दिमाग बोलेगा कि अरे यार कोई थकान वकान नहीं होती है, मस्त वहां जाकर रिलैक्स करूंगा। और देखो गाइस, ये ना सिर्फ एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकली डेली लाइफ में हमारा ब्रेन कई सौ ऐसे एग्जांपल्स देखता है या फिर कई सौ ऐसे गेम्स डेली बेसिस पर हमारे साथ खेलता है, जिससे देखो यहां पर ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जो टायर्डनेस है ये फिजिकल या फिर रियल ना होकर मेंटल और इल्यूजनरी है। कैसे, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए कि आप जेन्युइनली काफी ज्यादा थके हुए हैं और आपका दिमाग आपको एक तरीके से एहसास दिला रहा है कि भाई अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन इसी पॉइंट पर अगर आपको अचानक से किसी स्पेशल इंसान से मिलना हो या फिर अपने पसंद का कोई गेम खेलना हो, तो फिर आप एक तरीके से सुपर ह्यूमन की तरह 5 से 6 घंटे और ज्यादा काम कर लेंगे, जिससे मेडिकली भी बात पूरी तरीके से क्लियर होती है कि भाई थकान एक फिजिकल एक्सपेक्ट ना होकर एक मेंटल एक्सपेक्ट है। तो अब यहां तक की इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब शॉर्ट में यह जानने की कोशिश करते हैं कि फिर आखिर हमारे दिमाग के साथ ऐसी क्या ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भाई वो पूरा ही दिन इस तरीके से हमें थका हुआ फील कराता है। तो देखो गाइस, आज की सिचुएशन में हमारा दिमाग खुद को कुछ इस तरीके से रिवायर कर चुका है कि उसे ये बात बखूबी पता है कि अगर मैं अपने होस्ट यानी कि आपके साथ ये थकान वाला इल्यूजन क्रिएट करूंगा तो आप उसे कोई ना कोई इजी ऑल्टरनेट अपने आप ही निकाल कर दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बाहर जाकर भीड़ में और गर्मी में चिक चिक करते हुए किसी सामान को परचेज करना है, लेकिन आपके दिमाग को यह बात भी बखूबी पता है कि ये चीज आप घर पर आराम से एसी में बैठकर अपने मोबाइल से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में 99% केसेस में आपका दिमाग एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा जिसमें ना वो आपको काफी ज्यादा थका हुआ फील कराएगा और आपको बाहर जाने की बजाय ये कन्विंस कर देगा कि आप ऑनलाइन मस्त आराम से बैठकर उस चीज को मोबाइल पर ऑर्डर कर दीजिए। और देखो, ये चीज सिर्फ शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है। आज की डेट में भाई प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सारी ही चीजें मोबाइल पर भाई फिंगर टिप्स पर अवेलेबल हैं। और इसलिए भी गाइस, आज के समय में हम इंसानों को दिमाग कुछ इस तरीके से रिवायर हो चुका है कि उसे बात समझ में आ चुकी है कि अगर वो पूरा ही दिन ये टायर्डनेस वाला इल्यूजन आपके साथ क्रिएट करेगा तो वो बहुत ही कम एनर्जी यूज करने के बदले में बहुत बड़ा डोपामीन का शॉट रिसीव कर सकेगा। और इसीलिए भी आज की डेट में शहर में रहने वाला यूथ या फिर नॉर्मल लोग भी ये टायर्डनेस वाला फटीग उन लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े स्केल पर फील करते हैं जो कि प्रैक्टिकली हर एक चीज को डिजिटली ना करके फिजिकली करते हैं। तो देखो, इन शॉर्ट अगर आपको भी ये लगता है कि भाई चीजें तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन अंदर से वो मोटिवेशन खत्म हो गया है या फिर वो अलर्टनेस अब रही नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं, तो भाई देखो, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है बल्कि आपके दिमाग की वायरिंग के साथ है, जो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। और देखो, उसको ठीक करने के लिए आपको डिजिटल डिवाइसेस या फिर भाई स्मार्टफोन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। बाहर निकलो, नए लोगों से कांटेक्ट करो और थोड़ा सा ना अपने आप को थकाने की कोशिश करो, क्योंकि खुद हमारी मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि अगर आप सिर्फ 30 दिन तक अपने दिमाग को ये एहसास दिला देते हो कि भाई चीजें इजीली नहीं मिलेंगी, हमें एफर्ट करना ही होगा, तो वो धीरे धीरे ये थकान वाला जो फटीग या एहसास है ना भाई, उसको खत्म कर देगा। तो इन शॉर्ट अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने दिमाग के गुलाम बनते हैं या फिर उसको गुलाम बनाकर अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आई होप गाइस, जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।